गुड इवनिंग। थर्मोकेमिस्ट्री में बेटा हमने डिफरेंट डिफरेंट हीट देखी थी, हीट ऑफ रिएक्शन देखी थी। और हीट ऑफ रिएक्शन को पहले हमने 3 टाइप से, दैट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन, यस, हीट ऑफ कंबशन और बॉन्ड एनर्जी से कैलकुलेट करना सीखा था। इसको हमने रूल 1, रूल 2, रूल 3 नाम दे दिया था, जिससे हमें समझना आसान हो जाए। तो रूल 1 मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन से हीट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना। उसके बाद रूल 2 हमने कहा था हीट ऑफ कंबशन से हीट ऑफ रिएक्शन को, यस। और लास्ट था रूल 3, जिसमें बॉन्ड एनर्जी की हेल्प से आप हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते थे। इसके बाद हमने हीट ऑफ सॉल्यूशन देखा था, और उसमें हमने आपको बताया था हीट ऑफ हाइड्रेशन और डाइल्यूशन, बहुत सारी हमने बातें की थी। आज एक और हीट की बात करते हैं, लिखिएगा हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन, हाँ जी। तो वन मोल एलिमेंट भी ले सकते हैं। तो अगर आपके पास 1 मोल एलिमेंट या 1 मोल मॉलिक्यूल है, ठीक है, और आप इसे कन्वर्ट कर दें गैसियस फेज में, हाँ ये किसी भी फेज में हो सकता है, गैसियस फेज में आपने इसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, और गैसियम एटम में, तो इसी को आप कहते हैं enthalpy change during the conversion of 1 mole of molecule into gaseous atom is known as heat of atomization. इसको आप डिनोट करेंगे डेल्टा H0 और यहां पे A लिख दीजिए। फाइन, तो चलिए डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। एंथैल्पी चेंज during the conversion of 1 mole of molecule into gaseous atom, ठीक है जी। ओके, तो आपके पास सपोज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, ओके, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपके पास है, और इसको आप कन्वर्ट कर दें यस एटम में, तो ये क्या हो गया? प्लीज ध्यान रखिएगा, 1 मोल मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना है, एटम तो जितने बनेंगे वो बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से अगर आप इसकी हीट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो इसी को आप कहेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन, इसको आप लिखेंगे डेल्टा H0A। फाइन, हाँ बिल्कुल, आप यहां पे ब्रैकेट में चाहें तो लिख सकते हैं आप किसकी बात कर रहे हैं, H2 गैस की बात कर रहे हैं। बस ऐसे ही अगर आपने एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए कार्बन ले लेते हैं। कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट है, ठीक है, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया कार्बन गैस में, तो जितनी भी हीट आपकी रिक्वायरमेंट होगी, या इसी को आप कहते हैं एंथैल्पी चेंज, ठीक है। तो हाँ, हीट ऑफ रिएक्शन यहां पे जो है उसी को आप कहेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन, और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, डेल्टा H0A और ब्रैकेट पे आप लिख देंगे कार्बन सॉलिड। राइट, तो इस तरह से हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो बहुत सारी हीट हमने पढ़ ली, और एक और इंपॉर्टेंट है, उसको अभी देखना है, वो है आपकी यस लेटेस्ट एनर्जी। हेडिंग डाल लीजिएगा लेटेस्ट एंथैल्पी, ओके, और इसको लिखने का तरीका है डेल्टा H0 आपने यहां पे लिखा, या लेटेस्ट लिख दीजिए, तो ये आपकी लेटेस्ट एंथैल्पी आ गई। अब जरा सी इसको समझिएगा कि अगर आप 1 मोल आयनिक सॉलिड को, 1 मोल आयनिक सॉलिड को, मान लीजिए आपके पास Na+Cl- ये सॉलिड फॉर्म में है, और आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए आयनिक गैसियस कंपोनेंट्स, या आयंस इन गैसियस स्टेट भी आप कह सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, Na+ गैस और साथ में Cl- गैस, इसमें आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, और जो भी आपकी हीट ऑफ रिएक्शन आएगी इस प्रोसेस के लिए, उसी को आप कहेंगे
लेटिस एंथैल्पी या लेटिस एनर्जी, सॉरी यहाँ पे H0, यहाँ पे H0, ठीक है। और ये किसकी होगी? NaCl की। तो आप चाहें तो ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं NaCl, ठीक है जी। तो ये आपकी लेटिस एंथैल्पी हो गई। अच्छा, यहीं पे एक चीज और, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वहां पे हमने 2-3 चीजें पढ़ी थी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मैंने आपसे कहा था कि अभी आप इसे याद कर लीजिए, ये आगे टर्म आएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी एक टर्म आया था। थोड़ा सा इनको भी समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म जो था हमारे पास, वो हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी। ये शायद सभी के लिए बहुत आसान था, आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ जी, आउटर मोस्ट शेल से किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, हाँ, एलिमेंट से भी कर सकते हैं, आयन से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि एनर्जी, ये डेफिनेशन आपने लिखी होगी पहले, एक बार और लिख दे रहा हूं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from outermost shell, outermost shell। हाँ, यहां पे इंपॉर्टेंट ये था कि ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये होना चाहिए, बॉन्डेड नहीं है, ठीक है। सिंगल एटम लेना है, तब जाके ये एनर्जी जो थी ये आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है तो हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब एंडोथर्मिक। तो ये आपकी ऑलवेज एंडोथर्मिक, ध्यान रखना इसका, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी में मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। अच्छा, अगर हम एक एग्जांपल लें, मान लीजिए हमने कहा Na+ आयन आपने बनाया, तो Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, तो यहां पर आपकी जो भी एनर्जी की जरूरत होगी उसे आप कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन मान लीजिए मैंने आपसे कहा Ca+ है, Ca++, तो यहां क्या होगा, आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो एक आपकी आएगी IE1, ये बात हम पहले कर चुके हैं, और एक आपकी आएगी IE2, आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2, पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी और दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की। ये बात समझ में आई? अच्छा जी, अब जरा सोचिए कि ये जो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी या दूसरे वाले? बिल्कुल सही बात आपकी, ये आपको याद है कि आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाली जो थी वो ज्यादा होती थी, क्योंकि चार्ज अंदर बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, बिल्कुल। इसी तरह से चलिए एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ओहो, एल्युमिनियम ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए गैसियस स्टेट पे, एल्युमिनियम ले लीजिए गैसियस स्टेट पे, ठीक है। इससे आपको बताना है Al+3, हाँ जी, ठीक। तो यहां पे अब क्या हो जाएगा, यहां पे आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो IE1, IE2 और IE3, और यहां पे आप कह सकते हैं IE3 IE2 से बड़ी होगी और IE2 IE1 से बड़ी होगी। बात समझ में आई? और सबकी सब क्या होंगी, एंडोथर्मिक, ओके, एंडोथर्मिक होंगी। एंडोथर्मिक का मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी बेटा डेल्टा H, ठीक है, ओके। तो ये हमने आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर ली। अब एक टर्म हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जरा हेडिंग डालिएगा बी। ए जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी लिख लीजिएगा, बी है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब जरा सी समझिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, किसी इलेक्ट्रॉन को, हाँ क्या था, मान लीजिए मेरे पास कोई एटम है और इसमें मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन को, हाँ जी, तो ये मैं M- बना रहा हूं, ये समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है इसमें। अगर मैं इसकी डेल्टा रिएक्शन लिखूं,
हाँ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखो, वो क्या आएगी? अब बेटा ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे साइन आ जाता है प्लस और माइनस का, ठीक है? बिल्कुल, इसको इसको मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर एच नॉट। मान लीजिए ये टी टेम्परेचर पे है, तो डेल्टा आर रिएक्शन 0 प्लस इंटीग्रेशन डेल्टा आर सीपी dt, और सीपी जो है वो आपका हो जाएगा 0 से t। ठीक, अब ये जो सीपी है, अगर आपको याद हो, डेल्टा रिएक्शन सीपी मैंने आपको बताया था, तो सीपी फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये आपकी हो जाती है -5/2r, -5/2r। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी नेगेटिव होगी और विद साइन होगी। हाँ, विद साइन, फाइन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो टर्म था, उसमें क्या था? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एन आइसोलेटेड एटम। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is added in an isolated atom, ये था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में उसको नेगेटिव साइन अगर आप दे देंगे तो वो बिल्कुल। अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑक्सीजन हमने लिया, ठीक है? ऑक्सीजन गैसेस एटम हमारे पास है और इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। क्लियर है भाई? आपके पास O- बन गया, ठीक है? बहुत बढ़िया। आपको मुझे बताना है कि एनर्जी रिलीज हुई होगी या आपको एनर्जी देनी पड़ी होगी। देखिएगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन और इसके पास होगा न्यूक्लियस। ये वैसे तो न्यूट्रल है, बट न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है? तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं, तो यहां पर आपकी एनर्जी रिलीज होती है और ये आपका हो जाता है एक्सोथर्मिक। ध्यान रखना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑक्सीजन एटम में जो जो फर्स्ट आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी, फर्स्ट, चाहे तो लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक, यानी ये नेगेटिव होगी, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब आगे की कहानी सुनना। अब क्या हुआ, आपके पास O- बन चुका है। O-, अब आपने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया तो इसने आपको O-, दिया। ये बात समझ में आई? लेकिन यार अब नेगेटिव चार्ज आ चुका है एटम पे, और नेगेटिव को नेचुरली तो पास नहीं आएंगे। हाँ, फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, बात समझ रहे ना? पुश करना पड़ेगा और एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहां पे क्या आ जाएगा? बिल्कुल, इसको स्टार के साथ लिखिएगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एंडोथर्मिक। बात समझ में आई क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अब आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के पास जा नहीं रहा होगा, रिपेल हो रहा होगा वो। तो बिल्कुल इसे नोट कीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आयनाइजेशन एनर्जी की जब आप बात करते हैं तो I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में फर्स्ट वाली तो नेगेटिव होगी, दूसरी वाली से पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। पहला वाला तो अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है? नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट डालिएगा बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मेरे ख्याल से 10th पॉइंट होना चाहिए।
देख लीजिएगा नंबर जो भी आपका अकॉर्डिंग चल रहा है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, फाइन। अब हाइड्रोजनेशन इसका यूज कहाँ होता है? ऑर्गेनिक में मिलेगा बेटा, ठीक है। तो आपको अगर याद हो, अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो थे उसमें अगर हम H2 हाइड्रोजन को ऐड कर दें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2 इन एन अनसेचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग the addition of hydrogen H2 लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, in an unsaturated compound, फाइन। और प्लीज ध्यान रखिएगा ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ठीक है जी। देखिएगा जरा कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं बट हमने इसको किसी डिफरेंट हीट के लिए देखा था। यहां पर हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें, सेम एग्जांपल हमने ले लिया है। इसने बेटा हमको दिया C2H6 गैसेस, फाइन। और इसके लिए जो डेल्टा H0 आएगी उसे ही आप कहेंगे HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ऐसे भी लिख लीजिए, डेल्टा RH0 फॉर द अबव रिएक्शन इज इक्वल टू HOH ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2S। ये पूरा हो गया तरीका, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमने रूल 1, रूल 2, रूल 3 से भी पढ़ा था इसको। ये तो एक हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो गई। रूल 1 से हम हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। रूल 1 क्या था? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। वेरी गुड। तो यहां पे आपका जाएगा डेल्टा FH0 किसका? C2H6 गैसियस माइनस प्रोडक्ट को करेंगे तो डेल्टा FH0 CH2 डबल बॉन्ड CH2 गैसियस, एक तो ये आएगा, प्लस डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस। चेक कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं रूल 2 कंबशन वाला जो था उसके हिसाब से इसको लिख दीजिए, डेल्टा RH0। आप कैसे लिखेंगे? वहां पे क्या था? हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट, CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस प्लस 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 H2 भी तो है प्रोडक्ट्स में, ठीक है ना, तो प्लस हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 गैस। ये तो आपका जी किसका हो गया? कंबशन का सम हो गया, माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कौन है? C2H6 है, C2H6, ओके, C2H6 गैस। ये बात समझ में आई? बिल्कुल, आप इसे ऐसे लिखते हैं। अच्छा, एक प्रैक्टिस और कर लीजिए, रूल 3 से भी लिख लो यार, जब सभी लिख रहे हो तो। रूल 3 से क्या लिखेंगे? बॉन्ड एनर्जी, रेट ऑफ, सॉरी, हीट ऑफ रिएक्शन। रेट कहां से आ गया? रेट तो काइनेटिक्स में आएगा, ओके। हीट ऑफ रिएक्शन तो क्या होगा? बॉन्ड तोड़ेंगे फिर बनाएंगे, ओके। तो बॉन्ड तोड़ते हैं, 4 टाइम्स CH0, चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, चाहे बॉन्ड लिख के आगे CH लिख दीजिए, ठीक है। हाँ जी, 4 बॉन्ड है ना, देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको तोड़ना है, प्लस अभी एक C डबल बॉन्ड भी तो है, तो डेल्टा
H0 C डबल बॉन्ड C, एक तो ये हो गया, ठीक है, प्लस H2 भी तो है साथ में, तो डेल्टा H0, ये क्या हो गया आपका रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी माइनस, हाँ जी, वहां पे क्या है C6, ओ सॉरी C2H6, सॉरी C6 नहीं C2H6 है ना, चलो देखो, तो C2H6 में कौन कौन से बॉन्ड है, 6 डेल्टा CH बॉन्ड, एक तो ये बॉन्ड एनर्जी होगी, प्लस एक बॉन्ड और भी तो C बेटा ये जरूर चेक कर लेना कौन कौन से बॉन्ड है, हाँ ये ऑर्गेनिक में पूरा सिखाया हुआ आपको कि किसमें कितने बॉन्ड है, तो सारे बॉन्ड तोड़ के सारे बॉन्ड बनाने, खाली कहानी ये है, ठीक, बिल्कुल। तो ये मैंने आपको बिल्कुल, अब क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, आपको कोई भी मेथड बॉन्ड एनर्जी दी जा सकती है, उससे आपसे कहेगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बता दीजिए, आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दी जा सकती है, आपसे कहेगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बता दीजिए, तो आपको ये भी बताना चाहिए कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है, और वो रिएक्शन लिख के, ये आपने रिएक्शन लिखी है तो उसके बाद आपको समझ में आ गया कि ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है और ये कैसे निकलेगी, रूल 1 रूल 2 रूल 3 से समझ में आ गया। चलिए एक और हीट की बात करेंगे, इसको भी लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये है आपकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, 11th लिख लीजिएगा, 10 हो गए थे ना, 11th लिख लीजिए, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हाँ नाम से ही क्लियर हो रहा है, न्यूट्रलाइज कौन करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। तो पहले हम इसके ए पार्ट लिख लेते हैं, अलग अलग समझ लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, क्यों 100% आयनाइज हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है आपकी। अब जरा इसको समझिएगा बहुत ध्यान से, तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, हाँ यहाँ पे अब 1 मोल नहीं लेना, 1 ग्राम इक्वलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड with 1 gram equivalent of strong base in dilute solution, तो लिखेगा enthalpy change during neutralization of, न्यूट्रलाइज किसको करना है, 1 ग्राम इक्वलेंट, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 ग्राम इक्वलेंट of strong acid with 1 gram equivalent of strong base in dilute solution, ठीक है जी। अब रिएक्शन अगर देखें तो क्या लिखेंगे भाई, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लें, HCl एक्वस मैंने ले लिया, और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लेते हैं, तो NaOH एक्वस मैंने ले लिया, ठीक, और यहां से जब आपने इसको रिएक्ट कराया तो ये आपका बन गया NaCl एक्वस और प्लस H2O गैस, ठीक है। अब इसकी जो डेल्टा H0 रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन आएगी, उसी को आप क्या कहेंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ओके। हाँ, और ये वैल्यू यहीं पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा H0 न्यूट्रलाइजेशन लिख दे रहा हूं, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए आपकी -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, इस तरह से यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, पर मोल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। कुछ बात समझ में आई, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस 100% आयनाइज हो जाते हैं, तो जरा इसको थोड़ा सा एक और वे में लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, H+,
प्लस Cl माइनस एक्वस लिख लीजिएगा बिल्कुल, प्लस Na प्लस एक्वस OH माइनस एक्वस। ये बात समझ में आई? हाँ, और इधर क्या लिख सकते हैं? अरे NaCl है वाटर में, तो ये तो Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस साथ में H2O लिक्विड, इसको आयनाइज नहीं करेंगे, ठीक है। और जब आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां से ये Na प्लस और Cl माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो इक्वेशन बची वो क्या बची? H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, दैट गिव्स यू H2O लिक्विड। बात समझ में आई? तो इसका मतलब आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी हो, अगर वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपने लिया हुआ है तो उसके लिए एनर्जी हमारी उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। बात समझ में आ गई? डेल्टा H नॉट क्या आएगा बेटा? सारे स्ट्रॉन्ग एसिड का, जब तक वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट की आप बात कर रहे हैं, तो -13.6 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज ना यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है, वैसे तो याद हो जाए तो अच्छा है, जनरली ये दे दी जाती है, डेल्टा फॉर्मेशन या एंथैल्पी, हाँ, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो H प्लस एक्वस की जो होती है वो 0 होती है, ये याद रखना, ये याद रखना, ठीक है। अब जो ऊपर मैंने आपको लिखाया, मान लीजिए मैं HCl को रिप्लेस कर दूं HNO3 के साथ। रिप्लेस करने का मतलब मैंने HCl लिया ही नहीं, मैंने HNO3 ले लिया, ठीक है। अब HNO3 को मैंने NaOH के साथ करा दिया, चलो देख लेते हैं। HNO3 एक्वस प्लस NaOH एक्वस, ये क्या देगा भाई? ये हमें NaNO3 दे देगा, NaNO3 प्लस H2O लिक्विड। ये बात समझ में आ गई? यहाँ एक्वस लिख लेना, और फिर आप इसे कट करेंगे तो फाइनल आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी? H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स यू H2O लिक्विड, और इसके लिए आपका डेल्टा H क्या रहेगा? एग्जैक्टली सेम -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। बात समझ में आ गई? तो आप चाहें तो लिख लीजिए, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक। अब इंटरेस्टिंग बात कि भाई अगर ये H2SO4 है तो क्या? हाँ, आपने एक N फैक्टर पढ़ा था, तो H2SO4, मान लीजिए H2SO4 एक्वस ले रहा हूं और इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूं 2NaOH के साथ, तो ये आपको दे देगा Na2SO4 प्लस 2H2O। ये बात समझ में आई? अब सपोज आपसे कहा गया कि भाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट, बहुत ध्यान से समझना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट of H2SO4 is reacting with 1 gram equivalent of NaOH, तो इसके लिए आपका डेल्टा H नॉट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने, -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। अगर आपसे कह दिया गया भाई 1 ग्राम, यही तो डेफिनेशन है, ठीक है, लेकिन अगर आपसे कुछ नहीं कहा गया, इफ नथिंग इज गिवन, अब क्या होगा? अब तो यार मोल लेना पड़ेगा ना, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, हाँ मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। तो यहां पे क्या हो रहा है? H2SO4 एक्वस प्लस 2NaOH एक्वस, दैट गिव्स यू Na2SO4 एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड। अब जरा ध्यान से, ठीक है। अब हमने आपसे कहा कि भाई ये हमारे पास 1 मोल था, ये हमारे पास 2 मोल था, ठीक है। इसका n फैक्टर सबको याद है 2 था, और इसका n फैक्टर 1 था, क्लियर? तो जब आपने देखा तो ये कितने बने? 2 ग्राम इक्विवेलेंट।
ये भी क्या बना, 2 ग्राम इक्वलेंट। तो अब अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया गया तो आप उसे मोल लेंगे, और मोल के केस में जो डेल्टा H0 इस रिएक्शन के लिए आएगा वो कितना हो जाएगा, डबल। तो 2 इंटू -13.7 किलो कैलोरी पर इक्वलेंट। बात समझ में आई? यस, क्योंकि अब आपके पास 2 ग्राम इक्वलेंट हो गया। तो अगर आपको कुछ मेंशन नहीं किया गया तो आपको मोल लेने हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये कह दिया गया कि 1 ग्राम इक्वलेंट H2SO4 रिएक्ट कर रहा है 1 ग्राम इक्वलेंट, तो फिर आपको जो डेल्टा H है 13 - 13.7 वही ले लेना। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीधे सीधे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो हमने समझ लिया कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, अब जरूरी तो नहीं कि हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो एक काम करते हैं, बी पार्ट लेते हैं। यहां पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है। ये आप रिवर्स भी ले सकते हैं, रिवर्स भी ले सकते हैं, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसके लिए। हाँ, अब भाई वीक में फर्क क्या होता था, पार्शियली आयनाइज होता था। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, न्यूट्रलाइज भी क्या पार्शियली होगा? नहीं बेटा, ध्यान रखना, न्यूट्रलाइज कंप्लीट होगा, यही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मान लो मैं वीक एसिड ले रहा हूं, CH3COOH एक्वस मैंने लिया, बहुत ध्यान से समझना इसको, और ये मेरे पास NaOH है, ठीक, ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग है। अब वीक का मतलब क्या था, मेरे पास कुछ CH3COOH इस फॉर्म में होगा, और कुछ मेरे पास होगा CH3COO- प्लस H प्लस के फॉर्म में। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये पार्शियली आयनाइज्ड है, आप चाहो तो नोट कर लो। पार्शियली आयनाइज्ड अगर ये मेरे पास है तो भाई यही तो रिएक्ट करेगा। बिल्कुल सही बात है, आपने कहा सर ये स्मॉल अमाउंट होगा, बहुत बढ़िया बात की आपने, ये स्मॉल अमाउंट है, ये रिएक्ट करेगा। अरे भाई, जब ये स्मॉल अमाउंट रिएक्ट करेगा तो कुछ हीट जनरेट होगी, और जब ये हीट जनरेट होगी तो ये जो CH3COOH है ये फिर से थोड़ा सा बिल्कुल आयनाइज हो जाएगा, और फिर हीट जनरेट होगी, फिर मिलेगी, और धीरे धीरे करके ये कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आपकी बात सही थी कि सर ये पार्शियली आयनाइज होता है, लेकिन न्यूट्रलाइज तो कंप्लीट होता है। वहां हमने थोड़ी कहा था, जब हमने आपको मोल कॉन्सेप्ट बताया था तो हमने आपसे क्या कहा था, ये एसिड इस बेस के साथ, वहां स्ट्रॉन्ग और वीक की कहां बात की थी, कोई बात नहीं होती। स्ट्रॉन्ग वीक की बात तो बहुत बात में आई, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले बड़ा था, और वहां तो हमने सिर्फ कह दिया था भाई ये इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है तो उठा के जो है सॉल्व कर लो। तो अब यहां पे देखिए, डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा H वो जो 13, आप समझना 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विलेंट, इतनी माइनस में थी ना, तो इतनी इवॉल्व हो रही थी, तो भाई थोड़ी सी इसमें से कम हो जाएगी। कौन सी कम हो जाएगी? जो खा रहा है टूटने के लिए। वेरी गुड, तो यहां पे आपकी हो जाएगी -13.7, मैं यहां पे एक टर्म लिख दे रहा हूं -x। कुछ बात समझ में आई? और ये जो x है ये आपकी होती है आयनाइजेशन एनर्जी, या दूसरा नाम इसका होता है डिसोसिएशन एनर्जी। ये दोनों टर्म हमने पढ़े हुए हैं, है ना। तो डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH3COOH तो -13.7 से कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ एनर्जी उसको डिसोसिएट करने में जा रही होगी। ठीक, एक पॉइंट ये आपका बहुत ज्यादा यूज में आता है ऑर्गेनिक में, इसको लिख लीजिएगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये वहां पे आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे इस पे। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक है जी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ये बात समझ में आई? जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हाँ मतलब स्ट्रॉन्ग से मतलब वीक से स्ट्रॉन्ग की ओर, अगर आप 10%, 20%, 30% ऐसे कहते चलिए। बिल्कुल, चलिए ये बात समझ में आई। ओके, अब इसी तरह से अगर मैं सी पार्ट, अच्छा सॉरी, इसी में दूसरा ले लीजिए, बी पार्ट का ही सेकंड वो ले लेते हैं। हमने क्या लिया था? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग ऊपर लिखा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। अब क्या हो जाएगा ये तो आप खुद ही बता सकते हैं मुझे। अच्छा एग्जांपल ले लें, मान लो HCl हमने एक्वस ले लिया, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया हमारा। वीक बेस बताओ जल्दी से। वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। ओके, NH4OH एक्वस, ये हमने ले लिया, ठीक है। और इसने हमें दिया NH4Cl एक्वस प्लस H2O लिक्विड। ये समझ में आ रहा है? यहां पे पार्शियली आयनाइज कौन हुआ है? HCl तो कंप्लीटली है, NH4OH। ओके, तो अब यहां पर जो डेल्टा H0 लिखी जाएगी वो -13.7 - 5। ये बात समझ में आई? बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा 13.7 के आगे जो माइनस साइन लगा था उसका मतलब क्या था? 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है, माइनस साइन लगाओ। तो अब 13.7 से कम एनर्जी रिलीज हो रही, तो 13.7 - 5 लिख दिया, और क्योंकि रिलीज हो रही है इसलिए माइनस लगा दिया। समझ में आया? हाँ, इस तरह से करोगे कभी गलती नहीं होगी। और यहाँ पे Y को क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा जी, अब C केस आ गया। दो केस तो हमने ले लिए, C केस एक और भी तो हो सकता है। वो क्या है? हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस, तो वीक एसिड एंड वीक बेस दोनों वीक हैं। तो देखिए हमने सारी पॉसिबिलिटी ले ली, हमने दोनों स्ट्रॉन्ग ले ली, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक ले लिया, और अब दोनों वीक ले रहे हैं, ठीक है। चलिए ये कैसे देखें? CH3COOH, ये तो सबसे सिंपल वाले ले रहा हूं मैं। हाँ, और यहाँ पे NH4OH ले लेते हैं, ठीक है। एसिड बेस जो आपको पता है, कंफर्म है कि भाई इसमें सोचना ही नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है, ये सब तो प्रैक्टिस आपने की होगी। तो ये आपको क्या देगा? CH3COONH4 प्लस H2O लिक्विड। क्लियर? अब देखिए डेल्टा H0 कैसे लिखेंगे, समझ में आ रहा है कुछ? अरे दोनों पार्शियल हैं तो दोनों खा रहे होंगे, दोनों खा रहे होंगे तो माइनस साइन यहाँ पे लगाया, 13.7 में से X और Y दोनों को माइनस कर दो, जिसको जितना देना उसको उतना दे दो भाई। हाँ, किलो कैलोरी पर इक्वल, ठीक है जी। यस, अब यहाँ पे X Y अभी ऊपर लिखा हुआ था हमने। X क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ CH3COOH और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ NH4OH। समझ में आया कुछ? तो बिल्कुल नोट कीजिए, और फिर एक और पॉइंट है लास्ट में डिस्कस करते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। तो ये बेटा हमने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देख लिया, ठीक है। और अब हमारे पास जो बचा है, एक तो रेजोनेंस एनर्जी, बिल्कुल, और एक हमारे पास है बॉर्न हेबर साइकिल। तो और हाँ, एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे है, वो है बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो इनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, आज हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ओके देन, बाय बाय।